एडीए के मुताबिक एमका की डेवलपमेंट शेड्यूल के मुताबिक ही चल रहा है, लेकिन क्या सच में 2030 से पहले एमका प्रोडक्शन के लिए तैयार होने वाला है? बोइंग की तरफ से बताया गया कि F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को अभी इंडियन नेवी की INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई कर दिया गया, लेकिन क्या आगे चल के भारत को कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है? दसॉल्ट की तरफ से अभी बताया गया कि 2021 के एंड तक भारत को 36 में से 35 राफेल को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो क्या आगे चल के भारत ट्रेडिशनल राफेल के लिए भी ऑर्डर को प्लेस करने वाला है? चाइना की तरफ से अभी तिब्बत के अलावा पीओके रीजन में मौजूद पाकिस्तानी एयरबेसेस को बेहतर किया जा रहा है। तो क्या चाइना अभी दो तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है? और अंत में चाइनीज एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सीसीटीवी कैमरा और सेंसर्स को लगाना शुरू किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। अभी जैसे कि रशिया की तरफ से एक नए 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिस्प्ले करने के बाद इसको लेके काफी हाइप क्रिएट किया गया था और इसे रशिया 2026 तक मास प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है और इस नए फाइटर जेट को रशिया भारत को भी बेचने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से बताया गया कि हमारी खुद की 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम भी वक्त के हिसाब से ही चल रहा है और अभी एडीए की तरफ से कंफर्म किया गया कि एमका की जो पुरानी मॉडल थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसको लेके एरो इंडिया शो के दौरान इसके एक स्केल मॉडल को भी डिस्प्ले किया गया था और उस दौरान उसमें जो चेंजेस किया गया था उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मेनली एचएल और एडी की तरफ से एमका के लिए जरूरी सभी कोर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। अभी हाल ही में ही एचएल की तरफ से एमका की कॉकपिट के लिए एक स्पेशल कोटिंग को भी डेवलप किया गया था जो कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करने वाला है। और अभी एमका की मेजर प्रॉब्लम इसके इंजन को लेके होने वाली है, क्योंकि अभी तक इसके लिए एक प्रॉपर इंजन को डेवलप नहीं किया गया है। फिलहाल इसकी इनिशियल मॉडल में जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आगे चल के इसमें एक इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए अभी भारत की तरफ से 2 फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत किया जा रहा है और अभी ये बताया जा रहा है कि अभी सफरान या फिर रोल्स रॉयस में से किसी एक के साथ मिलकर भारत आगे चल के इंजन को डेवलप करने वाला है। प्लान के मुताबिक 2025 तक एमका की पहली 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को डेवलप किया जाएगा और फिर उसके बाद 2027 तक इसकी 5 प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा, जिनको आगे चल के नॉर्मली हम फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हालांकि इसकी प्रोडक्शन को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर अगर 2027 से इसकी डेवलपमेंटल ट्रायल को शुरू किया जाता है तो इसकी सीरीज प्रोडक्शन कभी भी 2030 से पहले शुरू नहीं हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर को लेके है। आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी अपने मिग-29 के फाइटर जेट से इतना खुश नहीं है और इसी वजह से वो इनको 2030 के बाद धीरे धीरे रिप्लेस करना चाहता है। साथ ही हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट करने के लिए नेवी की तरफ से अभी 57 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था और बाद में इसको 37 तक रिड्यूस कर दिया गया था। अब इस टेंडर में बोइंग की F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल एम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इनमें से बोइंग की F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को पहले से स्की जंप बेस कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था और अभी तक इनको सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा रहा था, जो कि मेनली ईमल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इसको किस तरीके से इंडियन नेवी की स्की जंप बेस कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा, इसको लेकर सवाल किया जा रहा था। पर अभी बोइंग इंडिया की तरफ से बताया गया कि बोइंग की तरफ से अभी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को इंडियन नेवी की करंट और फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई किया जा चुका है। इसके लिए पहले से ही बोइंग की तरफ से इसको एक स्की जंप रैम्प से टेक ऑफ कराने की कोशिश किया जा रहा था और एक सोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से इसको टेस्ट किया जा रहा था और अभी तक इसकी लगभग 150 ट्रायल को कंप्लीट किया जा चुका है। आगे चल के इसकी वर्तमान की जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन को अपग्रेड किया जाने वाला है और इसमें जो अपडेटेड इंजन इस्तेमाल होने वाला है वो 98 किलोटन के बदले लगभग 116 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट करने वाला है, जो कि इसको स्की जंप कैरियर से टेक ऑफ करने में काफी मदद करने वाला है। लेकिन अभी जब भारत की तरफ से खुद की ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप किया जा रहा है तो सवाल ये कि क्या सच में आगे चल के नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए हमें कोई फॉरेन फाइटर की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि नेवी की तरफ से बताया गया कि हम 2032 के बाद हमारे मिग-29 के फाइटर जेट को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस करने वाले हैं और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की पहली टेस्ट फ्लाइट को 2026 में करने के बाद 2030 तक इसकी सीरीज प्रोडक्शन को शुरू करने का काम किया गया
और अभी INS विक्रमादित्य या फिर INS विक्रांत से हम MiG-29K को ऑपरेट करने वाले हैं। तो वर्तमान हमें नेवी के लिए कोई भी फाइटर जेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये तब जरूरत पड़ता अगर हम अभी एक तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप कर रहे होते, तो उससे ऑपरेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फाइटर जेट की जरूरत पड़ रहा होता। पर अभी तक INS विशाल की डेवलपमेंट को लेके कोई भी अपडेट नहीं आया है, तो कम से कम आने वाले 10 सालों तक हमको नेवी में एडिशनल फाइटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और 2030 के बाद हमारे पास खुद की ट्विन इंजन डिगवेज फाइटर मौजूद होगा, तो हमें आगे चल के कोई एक्स्ट्रा फाइटर जेट को इंपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। हाल ही में आपको मैंने बताया था कि इंडियन नेवी की एक फ्रंटलाइन फ्रिगेट INS तवार को अभी मेडिटेरियन सी में और यूरोपियन रीजन में डिप्लॉय किया गया था, जो कि इस दौरान मल्टीपल नेवीज के साथ जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा था। INS तवार तलवार क्लास का एक फ्रिगेट है और ऐसे अभी लगभग 6 वेसल को इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है। और इसके अलावा अभी इसी तरीके की 4 और फ्रिगेट्स के लिए भी भारत और रशिया के बीच डील को साइन किया जा चुका है। अभी बताया गया कि INS तवार में नेवी की तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था। इनमें से सबसे बड़ी अपग्रेड इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में किया गया है और अभी इसमें एक इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका नाम वरुणा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सूट है, जिसको हमारी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट लैब की तरफ से डेवलप किया गया था। और ये सिस्टम डेंस एनवायरनमेंट के सिचुएशन में भी लगभग 500 अलग अलग टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसमें अब एक नई रडार के साथ साथ एक एक्टिव टोड आरे सोनार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक जर्मन ऑरिजिन सोनार होने की बात की जा रही है। और साथ ही INS तवार की सरफेस टू एयर रडार्स को भी रिप्लेस किया गया है। और पहले इसमें गर्पुलबाल रडार हुआ करता था, लेकिन अभी इसको टर्मा की स्कैंटर रडार से रिप्लेस किया जा चुका है। अगला अपडेट रफेल को लेके है। अभी 2-3 दिन पहले ही फ्रांस की तरफ से भारत को 3 और रफेल को डिलीवर किया गया था। इसी के साथ ही अभी हमारे पास कुल मिलाकर 24 रफेल हो चुके हैं, जिनमें से पहले स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस में तैनात करने के बाद दूसरी स्क्वाड्रन को अभी हसीमारा एयरबेस में सेटअप किया जा रहा है। अभी फ्रांस की तरफ से बताया गया कि कुल मिलाकर डसॉल्ट डिवीजन की तरफ से अभी भारत को 26 रफेल को डिलीवर किया जा चुका है, जिनमें से 24 अभी भारत में लैंड कर चुके हैं और बाकी 2 रफेल अभी फ्रांस में मौजूद है, जहां पर इनको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी साल के अंत तक फ्रांस की तरफ से ऑलमोस्ट सभी रफेल को भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। सभी मतलब 36 के 36 नहीं, बल्कि 36 में से दिसंबर तक लगभग 35 रफेल को भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी बचे 1 रफेल को 2022 के पहले क्वार्टर में ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। अभी की बात करें तो अभी रफेल इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, यहाँ तक कि सुखोई को भी आसानी से फाइट में हरा सकता है। मुझे पता है कि सुखोई के चाहने वालों को ये थोड़ा बुरा लगने वाला है, लेकिन सच्चाई यही है कि मॉडर्न वॉरफेयर में Su-30 रफेल का सामना नहीं कर सकता है। और हाल ही में ग्रीस की तरफ से की गई एक मॉक एक्सरसाइज के दौरान भी रफेल ने Su-35 को हरा दिया था और एक बार नहीं बल्कि जितनी बार डॉग फाइट को सिमुलेट किया गया था, हर बार Su-35 को रफेल ने हरा दिया था। इसके लिए मेनली रफेल के रडार, मिसाइल सिस्टम और स्पेशली इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करें तो इसको अभी तक दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कहा जाता है। अभी अगर रफेल डील की बात करें तो फ्रांस की तरफ से अभी रफेल को काफी जल्दी ही भारत को डिलीवर किया जा रहा है और मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके पीछे डसॉल्ट का उद्देश्य ये हो सकता है कि आगे चल के भारत की तरफ से फॉलोन ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पहले से रफेल की वेपन सिस्टम और कैपेबिलिटीज के बारे में अच्छी तरीके से जानती है। और अगर डसॉल्ट की तरफ से अभी इनको वक्त रहते ही भारत को डिलीवर किया जाता है तो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की जो फ्यूचर ऑर्डर होने वाली है या फ्यूचर टेंडर होने वाली है, उसको हासिल करने में डसॉल्ट को काफी आसानी होने वाली है। अभी MMRC टेंडर में रफेल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें भी इसको सिलेक्ट किया जा सकता है। या फिर कुछ दिन पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि अभी भारत को एडिशनल 36 रफेल जेट को डसॉल्ट की तरफ से ऑफर किया जा रहा था और इसको लेके पहले से एक प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया था और उस पर अभी डिस्कशन किया जा रहा था, जिस वजह से डसॉल्ट की तरफ से अभी टाइम रहते ही अगर डिलीवरी को पूरा किया जाता है तो आगे चल के फ्यूचर में एडिशनल 36 रफेल के लिए भी भारत की तरफ से ऑर्डर प्लेस करने की उम्मीद किया जा सकता है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। वैसे आप सभी जानते हैं कि चाइना के साथ हमारे बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं और अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कई लोकेशन पर दोनों तरफ से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। इसी बीच एक दिन पहले ही एक खबर सामने आया था कि चाइना की तरफ से भी तिब्बत रीजन में नए एयरबेसेस को बनाया जा रहा है। अब इस पर मैंने लगभग 1-2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की तरफ से भी
तिब्बत में नए नए एयरबेसेस को बनाया जा रहा है, साथ ही जो एग्जिस्टिंग एयरबेस अभी मौजूद हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है और उसको धीरे धीरे बेहतर किया जा रहा है। पर आज टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था जिसके मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अपने रीजन में नए एयरबेसेस को बनाने के साथ साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में भी पाकिस्तान की एयरबेस को बेहतर करना शुरू किया जा रहा है और पीओके रीजन में पाकिस्तान को भी चाइना की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम की नेटवर्क को बिछाने में मदद किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। आपको पता होगा कि पिछली बार जब बालाकोट स्ट्राइक किया गया था उसमें हमारे मिराज जाके बम गिरा के चले आए, तब तक पाकिस्तान की एक भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ था। उसके बाद चाइना से पाकिस्तान की तरफ से LY-80 सिस्टम को खरीदा गया था और अभी चाइना की तरफ से पीओके रीजन में मौजूद पाकिस्तान की स्कार्डू एयरबेस को बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से चाइनीज जेट्स को भी देखा जा रहा है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान अभी भारत को दो तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं और आगे चल के अगर पीओके रीजन में मौजूद एयरबेसेस में चाइना ऑपरेट करता है तो ये भारत के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है, क्योंकि ऐसा होने के बाद दो तरफ से हम लोग घिर जाएंगे और हमें कश्मीर और लद्दाख दोनों साइड से एंगेज होना पड़ेगा, जो कि हमारी दिक्कतों को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि चाइना की तरफ से अभी इंडियन आर्मी की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाने के साथ साथ वहां पर CCTV कैमरा वगैरह लगाया जा रहा है, जिससे आगे चल के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आसानी से नजर रखा जा सकेगा। इसी बीच भारत की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया कि अभी हमारे तरफ से भी बिल्कुल सेम तरीके से फॉरवर्ड लोकेशन में CCTV कैमरा और सेंसर को लगाया जा रहा है, जिससे इस रीजन में होने वाली कोई भी चाइनीज मूवमेंट को पहले से ट्रैक किया जा सकेगा। पहले क्या होता था कि इस रीजन में ऑकेजनल बेसिस पर पेट्रोलिंग होती थी, तो जब चाइना वाले हमारे रीजन में घुस जाते थे तो जब तक हमारी पेट्रोल पार्टी वहां पर नहीं जाती थी तब तक हमको उनकी घुसपैठ के बारे में पता नहीं चलता था और इस चीज का अभी चाइना काफी हद तक फायदा उठा चुका है। लेकिन अभी हमें वक्त रहते इसका पता चल जाएगा। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से जिन कैमराज को फॉरवर्ड लोकेशन में डिप्लॉय किया जा रहा है इनमें पैन जूमर टिल्ट कैपेसिटी होने वाली है, जिस वजह से ये एक फिक्स्ड रीजन के बदले एक वाइड एरिया के ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी स्ट्राइक कोर को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डिप्लॉय करना शुरू किया जा रहा है, जो कि किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।